वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ फरमाए, उनसे सवालात हो रहे थे। टॉन्सिल्स के हवाले से आज बात हो रही है। तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने कुछ देर पहले बताया कि साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके अलावा ज़रा फर्दर ट्रीटमेंट जो इनिशियली लोग करते हैं, कोई ब्रूफिन ले लेता है, कोई पैरासीटामोल के ज़रिए उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है, गार्गल वगैरह कर लिए, स्लाइड इसकी एक वो है प्रिकॉशन, वो ले लिया। लेकिन जब ये मामला आगे बढ़ जाता है और फिर क्या वाक़तन ऐसा होता है कि सर्जरी नागुज़ीर हो जाती है, वो क्या वजूहत है? मैं चाहूँगा ज़रा उस पर भी बात हो। देखिए, ये हम बच्चे से पहले बात कर रहे थे कि टॉन्सिलाइटिस जो है तो कई किस्म का होता है। जी। यानी ये इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है टॉन्सिल्स राइट। का। राइट। और ये आपको पता है कि ये मदाफ़ाती सिस्टम जो है, इम्यूनोलॉजी का सिस्टम वीक कर देता है जी। अगर ये जी। इन्फेक्टेड हो जाए। इसकी कंडीशन है कुछ। एक तो ये एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसमें रेडनेस हो गई, बुखार हो गया, डीमा हो गया, दर्द हो गया, उल्टी भी आ गई आपके ना, और हेडेक हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, बुखार तेज़ भी हो गया। ये सिर्फ 2-3 नहीं 5 दिन में होकर ख़त्म हो जाता है। राइट। इसके जरासीम ले लिए आपने दवाई के लिए, इसके जरासीम को कम्बैट करने के लिए। जब ये डिक्लेयर हो जाता है कि इन्फेक्शन है ये, तो फिर आपको एंटीबायोटिक लेनी ज़रूरी होती है। ज़रूरी हो जाता अब अगर ये हुआ कि आपने एंटीबायोटिक नहीं ली, प्रॉपरली नहीं ली, या प्रॉपर यूज़ उसका नहीं हुआ, तो फिर ये इन्फेक्शन रिपीटेड हो जाता है। है। आई सी। यानी 2 हफ्ते हुआ, एक हफ्ता हुआ, ख़त्म हो गया, 15 दिन के बाद फिर हो गया, राइट। फिर आपने इनकम्प्लीट मेडिसिन ली, फिर वो ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद फिर हो गया। इसको कहते हैं रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन। ये और चीज़ है। जी। जो शुरू के इन्फेक्शन थे, स्ट्रेप्टोकोकल, ये जरासीम होता है, ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कहलाता है। यही अलग सर्वाइव करता रहता है आगे। आगे जाके जब रिकरेंट हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन जो है हमारे ये समझो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हमारे एक्सपेंड हो जाता है। ये जॉइंट पे चला जाता है, किडनी में चला जाता है, और इसके साथ हार्ट वाल्व ख़राब करता है, वेल्वुलर डिजीज़ कहलाता है, जिससे हम कहते हैं गठिया का जी। मतलब, जी। ये वो हो जाता है। रोमेटिक फीवर में डेवलप हो जाता है ये। तो ये रोमेटाइड नोडुल बन जाते हैं जॉइंट्स के ऊपर, और यही जब वेल्व ख़राब हो जाते हैं, तो ये आगे जाके सर्जरी कहलाते हैं हार्ट की। जी। हुआ कि वजह क्या, रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन, जी। ये तो उधर चला गया। बिल्कुल अब सही। ये हुआ कि एक्सेल टॉन्सिल में क्या हुआ, इसके अंदर स्टोन बन जाते हैं, वाइट और येलो कलर के स्टोन हो जाते हैं। राइट। उनको पहले तो आप थ्योरेटिकली आप देखते हैं कि भाई घर में आपने थोड़ा बहुत देख लिया, आपने गर्म पानी का इस्तेमाल किया, आपने थोड़े से गार्गलिंग कर लिया, आपने इसी तरह की कुछ चीज़ें ली, गले को लोजेंजिस वगैरह होते हैं वो ले लिए, समझे, तो उससे वो थोड़ा गले सही हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि रिपीटेड इन्फेक्शन से वो स्वेलिंग हो जाती है, बढ़ जाती है। Right. उनको कहते हैं हाइपरट्रॉफिक टॉन्सिल कहते हैं। राइट। ये हाइपरट्रॉफिक टेंशन जो है, ये इतने बड़े हो जाते हैं कि आपके जो बीच की सांस की नाली जा रही है, वो बिल्कुल उसको टच करने लगते हैं। तो उनको बाहर से भी फील होता है, अंदर से भी होता है। कोई रोटी खा रहे हैं, कोई बर्न वाला वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो तकलीफें बढ़ जाती हैं। अब इसमें कोई जरासीम नहीं आ रहे, लेकिन उसका साइज बढ़ गया। साइज बढ़ जहाँ भी साइज बढ़ेगा, समझना एडिमिटस होगी या उसका स्वेलिंग बनेगी, उसका काम सर्जरी है। वाह। तो वो जो हाइपरट्रॉफिक हो गए, इसको फिर हम सर्जरी के लिए दूर करते हैं, बिल्कुल और ठीक उससे फ़ायदे होते हैं कि इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाते हैं, तो लिहाजा ये सर्जरी में जाता है। अब हमारी बात ये होती है कि हम इनको एडवाइस करते हैं कि भाई ये करा लो, तो बच्चों के लिए जो पेरेंट है वो ये कहते हैं साहब अभी तो बच्चे छोटे हैं, जी। है ना, बड़े होंगे ऑपरेशन करा लेंगे। जी, तो एग्जैक्टली। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये टॉन्सिल के बच्चे कई ऑपरेशन ज़्यादा कामयाब होते हैं, इसलिए कि जितना जल्दी आप इनके ऑपरेशन कराएंगे, इनकी इम्यूनिटी डैमेज नहीं होगी। आई सी। जितना ये बड़े होके करेंगे उतने डैमेज ही हो जाती है, तो ये बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल सही है। बच्चों के ऑपरेशन इजी होते हैं। तो आज ये कि अगर किसी बच्चे को हाइपरट्रॉफिक टॉन्सिल है, और अगर वो रिकमेंड कर रहा है आपका डॉक्टर, तो सर्जरी आप उसको कराएं। इसका कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल सारी ठीक है। जिंदगी ये वीकनेस होगी, एनीमिक कर देगा, रिकरेंट मैंने कहा था रोमेटाइड कर देगा, और बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको आपको कर लेना चाहिए सर्जरी। बिल्कुल तो ठीक बाकी इसके बाद वो ये जब ये खट जाता है, तो इसके कोई बॉडी में कोई नुकसान इतने ज़्यादा नहीं है। इसलिए कि आप डाइट से पूरी कर लेते हैं, वैक्सीनेशन की थी, उससे अपनी इम्यूनिटी आप बढ़ा लेते हैं, अब गले साफ हो गए हुए। लेकिन एक बात और भी है, आपके गले के साथ एक और गला कहलाता है, जिसे हम फेरिक्स कहते हैं। वो टॉन्सिल अलग है, फेरिक्स अलग है। बिल्कुल ठीक तो है। ये आपको बाद में जब गले खराब होते हैं, आप कहते हैं कि भाई ये टॉन्सिल भी खत्म हो गए, हटा भी दिए, अब क्या हो रहा है, तो ये फेरेंजाइटिस हो रहा है। आपकी जो गले की जो वॉल है, फेरेंजस, जी। उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये गले की बीमारियाँ जान नहीं छोड़ती हैं आपकी ये।
बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अभी तो मैंने ये कहा ना कि भी नाक की बीमारियां हैं, साइनोसाइटिस हो जाता है। जी। नाक की बीमारियां जो अगर ब्लॉक होगा तो साइनोसाइटिस कहलाएगा। बिल्कुल फिर ये ठीक जो है। साइनस है आपकी मैक्सिलरी साइनस है, ये फ्रंटल है, नीचे थियोमाइड है, तो मतलब ये जब ब्लॉक होंगे तो इनके दर्द यहाँ आ जाएंगे, यहाँ धल पे आ जाएंगे, दिमाग पे आ जाएंगे, और बिल्कुल इतना ठीक है। सीवियर हेडेक होता है कि मैं समझता हूँ कि परेशान इतना आप उसको हैवी जो है एनर्जेटिक देते हैं फिर कि जाके वो कवर होता है। और बाज़ औक़ात मरीज़ ये होता है, ये समझते हैं कि उनकी सांस रुक गई, बंद हो गई, सांस जी। कैसे लेंगे, जी। तो वो कहते हैं शायद कोई दिल का मसला आ गया, जी। वो कार्डियक प्रॉब्लम में जाते हैं जी। ऐसे। जबकि जहाँ पे कोई खतरात हैं वो डायग्नोज नहीं करते, वो कहते हैं यार उधर चले जाओ में। तो ये इस तरह टॉन्सिल का होता है, टॉन्सिल का डायग्नोसिस नहीं हो तो रिकरेंट हो जाता है, बिल्कुल फिर सही है। हेमाटाइट में चला जाता है, इसी तरह नहीं भी होता तो फिर हाइपरट्रॉफी में हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ, एडवाइस यही है कि मरीज जब भी कोई आप जो अटेंडेंट हैं उनके पेरेंट्स हैं, भाई या बहन जो भी लेके जाता है छोटे या बड़ों को, तो कोई खतरात से ज़रा बचें और क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर के पास जाए, सबसे तो ये ज़्यादा सब ज़रूरी चीज़ें है। तो बचाव हो सकता है आपका बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, क्या ये सारी चीज़ें जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती हैं? ये भी एक जी हाँ। क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी बात कर लें, क्योंकि कुछ लोगों का परसेप्शन ये होता है कि नहीं, ये तो कि सम स्टेज होगा ही, क्योंकि ये मुझे भी रहा था तो मेरे बच्चों में भी होगा। बिल्कुल, जेनेटिकली भी बहुत इसका अच्छी होता बात है। है। जी। इसमें बड़ी बारीकी हैं जी। ज़रा, जी। मैं आपको वो बता दूं। अभी प्लीज़। मैंने जिक्र किया था रिकरेंट, तो इसके अंदर रेमोटाइक फीवर आ जाता है। राइट। रेमोटाइक फीवर का ये होता है कि इसके जो जर्म्स हैं ये घुटनों में, ज्वाइंट्स में चले जाते हैं, और ये कुछ ज्वाइंट्स पे जाके कोई हार्ट में चले जाते हैं। जो जो कार्डिक प्रॉब्लम वाली है, जो वैल्वुलर डिजीज कहलाती है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, ये हेरेटिक भी होती है, जेनेटिक होती है। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर हिस्ट्री पाई जाती है जेनेटिक, कि आपके खाला मामू भाइयों में, चचाओं में ये बात पाई जाती है किसी में, तो ये है जेनेटिक। बाकी जो टॉन्सिलाइटिस जो सिंपल है, ये कोई जेनेटिक नहीं होते, बिल्कुल ये ठीक है। आपके जो है एनवायरमेंटल हैं, ये इनको हाइजीन और नॉन हाइजीन कंडीशन में ये डेवलप हो जाते हैं। अगर नॉन हाइजीन करो, हाइजीन करो तो किलर हो जाएंगे आपके। लेकिन टॉन्सिल होते सबके, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये लिम्फ नोड है, ये सेफ्टी के लिए हर बॉडी में, हर में होंगे। बिल्कुल ठीक अब है। वो कभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कभी नहीं होते। जहाँ पर इन्फेक्शन पाए जाएंगे, जैसे हमारे मुल्कों में, एशिया जी। में, जी। तो वहाँ ये होंगे। बाहर के मुल्कों में कभी देखा ही नहीं नहीं होता है। है। बिल्कुल। हालांकि टॉन्सिल होते हैं, वहाँ भी होते हैं ना। इसी तरह रेमेटाइड भी हो सकता है, इसी तरह गले के, कान, नाक के, वहाँ है ही नहीं कुछ। कोई बीमारी आप डिटेक्ट कर दें, कई बार नहीं होगी। जहाँ हाइजीन अच्छी क्लियरली होगी, वहाँ ये बीमारियाँ नहीं होंगी नहीं आपको। हो सकती। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें होंगी तो वहाँ पर आपका इन्फेक्शन भी हो जाएगा। जेनेटिक जिन भी लोगों में पाई जाती है, उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को ख्याल रखें कि टॉन्सिल अगर बढ़ लें तो फ़ौरन ऑपरेट करा लें, बिल्कुल और ठीक है। रिपीटेड उनका चेकअप कराते रहें, ताकि रिकरेंट में ना जाए वो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इंशाल्लाह। जेनेटिक का कम स्कोप है इतना, मैंने देखे जेनेटिक वाले भी देखे हैं मैंने पेशेंट, राइट। या जिन पे होते हैं तो फिर हम पूछ लेते हैं, जब जिनको होता है पूछना आपके फनाने को होता है तो बोला हाँ था, तो ये निकल जाता है। इसके अंदर ये होता है रिकरेंट में कि AS और टाइटल टेस्ट होता है, बड़ा जी। स्पेसिफिक टेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। वो हम टेस्ट करा देते हैं। अगर उसके अबव फिगर 200 से ऊपर आती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, वरना नेगेटिव होता है। तो उसमें नेगेटिव में ये सेफ हो गया, पॉजिटिव में फिर आप पूरा ट्रीटमेंट लेंगे उसका। बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट है। भी उसका हो जाता है, पहले 20 साल का होता था, 5 साल का, मतलब सब चीज़ें देखिए डायग्नोस होती हैं बिल्कुल ये, ठीक और है। उसको लेके चलना पड़ता है। ये नॉन क्वालिफाइड या कोई नहीं कर सकता, ये Very बस अच्छा important डॉक्टर ही करेगा या ENT स्पेशलिस्ट करेगा। जी। तो उसके हिसाब से हमें कैटेगराइज करना चाहिए डॉक्टरों के साथ कि हमें किसको दिखाना है और किसको नहीं दिखाना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल ठीक है कि आपको सही डॉक्टर का इंतखाब करना ज़रूरी है। इनिशियल जो है इसका जो साइन और सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में तो बता दिया, लेकिन ये जो इसका कंप्लीट और सही डायग्नोसिस है वो तो फिर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ही इसको कर सकता है। तो इसका बड़ा ख्याल रखें। और बच्चों से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन वो बहुत सारे आते हैं। इम्यूनिटी डेवलप कैसे की जाती है ये तो ज़रा बताएं। कि हमारे यहाँ एक परसेप्शन ये है कि जैसा भी आपने बात बताया ना, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जी बच्चों को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं नहीं जी किसी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी उस चीज़ की नहीं है, पानी का भी ख्याल नहीं रखा जाता, कोई जी स्टमक जो है वो मेच्योर हो जाएगा और फिर उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये ख्यालात जो हैं ये सही पाए जाते हैं? या जो एक्स्ट्रा केयर करते हैं उनको ये कहा जाता है कि जी अगर आप ये करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी और वीक हो जाएगी? क्या सही बहुत चीज़ ही है? अच्छी बात है ये। हम इम्यूनिटी का जिक्र करते हैं, हम ये नहीं देखते ये होती कैसे, होती कैसे, ये डेवलप कैसे होती है। Exactly. तो इसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है ये पहले डेवलप हुआ जब शुरू में हुई थी। असल में ये इम्यूनिटी जो है, ये यूँ समझे कि ये कोई ऐसी
हमारे यहाँ हमारी बॉडी में जैसे हम बैक्टीरिया के खिलाफ जंग करते हैं ना, हमारी बॉडी में होते हैं पुलिस मैन होते हैं जैसे, इसी तरह के हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये एलर्जिक फैक्टर को उसको वो करते हैं, वो कॉम्बैट करते हैं। इसी तरह जो इम्यूनिटी की चीज़ें हैं जैसे सारे के जो ऐसी चीज़ें जो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं इम्यूनिटी फैक्टर जो होता है। ये दो चीज़, एक तो वैक्सीनेशन जो हम लगा रहे हैं इससे डेवलप हो रहा है वैक्सीन के लिए, दूसरी हम डाइट से हैं, ग़िज़ा से करते हैं। मैं उस तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलर को शामिल किया जाए। जी जी बिल्कुल जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये गले में बड़ी प्रॉब्लम है, गले में खराश सी रहती है, खांसी रहती है। अच्छा, मैं आपकी आवाज़ ज़रा सही से सुन नहीं पाया, आप अपना सवाल दोबारा दोहराएं। मैं कह रहा हूँ कि ये गले में प्रॉब्लम होती है, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी जी गले में खराश सी रहती है, खराश। ठीक है, खराश रहती है, ठीक है। हाँ। इसके अलावा भी कोई मसला है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा चल बस ये। ठीक है। अब डॉक्टर साहब ये भी एक बड़ा है, गले की खराश का बता रहा है, अक्सर सोर थ्रोट जिसको कहते हैं। ये बिल्कुल इनिशियल कंडीशन है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले गले की कोई भी बीमारी होगी आपको थ्रोट इरिटेशन होगी, बिल्कुल ठीक है। आपको हल्की हल्की खारिश महसूस होगी गले के अंदर, जी। खुजली जैसे हम कहते हैं वो करेगी गले के अंदर होगी, फिर हल्का सा पेन होगा, हल्का सा, फिर हल्की सी कफिंग हो जाएगी, हल्की सी छींकें आ जाएंगी, ये सब ना। तो ये इरिटेशन है, इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाकायदा डॉक्टरों के पास जाएँ या किसी डॉक्टरों को या कोई मेडिसिन खाएं, या ये सिर्फ जो सपोर्टिव थेरेपी है, यानी नीम गर्म पानी इज द बेस्ट। घर में थोड़ी सी लौंग वोंग होती है वो भी छपा ली जाती हैं। गले को जब आप नेटते हैं थोड़ा सा ऊंचा करके नेटते हैं आप, ताकि वो चीज़ जो गले की चीज़ है गले में अंदर नहीं चली जाएगी, टूट ना हो जाए। और इसके साथ कुछ सोलंजिस आती हैं कोई ऐसी गले को साफ करने की, वो ले लें। बाज़ औक़ात गार्गलिंग हम लोग डिस्प्रिन या नीम गर्म पानी जिसमें नमक या नमक वगैरह और साल्टे, उससे हम लोग गरारे कर लेते हैं, तो ये चीज़ें इनको सही कर लेती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब वो आप डाइट के हवाले से बता रहे थे कि डाइट इसमें क्या होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ शायद कुछ चीज़ों का इस्तेमाल या ठंडा पानी का इस्तेमाल जो है ना बड़ा बहुत ज़्यादा है। जी असल में ये बड़ा अहम सवाल है ये कि गले ख़राब हो, गले की बीमारियाँ हो, तो हम कहते हैं ठंडा पानी नहीं पियो, या हम कहते हैं गर्म पानी पियो। डॉक्टर के हिसाब से तो गर्म पानी इज द बेस्ट। ठीक है। नीम गर्म पानी जो है वो आपकी कंजक्शन को उसको रिलैक्स कराता है, फोमेंटेशन यानी गर्माइश देता है, तो ये चीज़ें आपकी सही होती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि बाद लोगों की हैबिट्स होती है, आदत होती है, वो ठंडे पानी या ठंडी चीज़ को पसंद करती हैं। मैंने सख्त सर्दी में जिनके गले ख़राब हैं, कोल्ड है, ठंडा पानी और आइसक्रीम खाते हुए देखा है, आंखों से देखा है, और उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन मोस्टली यही है कि आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, नीम गर्म चीज़ें पिएँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कहते हैं चाय को रिकमेंड हम नहीं करते, हम इसमें करते हैं। आप चाय इसमें वो भी इम्यूनिटी बढ़ाती है बाज़ औक़ात। इसी तरह की और गर्म चीज़ें हैं, आप अंडा हाफ बॉयल अंडा ले लें, वो फ़ायदा करता है। तो डाइट आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये करते हैं। बाज़ औक़ात ऑरेंज है, हालांकि कहते हैं कि अभी ऑरेंज जो है विटामिन सी है उसमें, और वो इसमें फ़ायदा करती है। और बाज़ लोग कहते हैं कि साहब वो कुछ खट्टापन आ जाता है उसमें सोर, तो वो थोड़े नुकसान भी करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मीठे टाइप के उनके साथ इस्तेमाल करें, तो ये सब चीज़ें बेहतरीन हो जाती हैं। ठीक है, एक और कॉलर हैं डॉक्टर साहब, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या पूछेंगे? यासिर भाई खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे मिजाज आपका है? जो प्रोग्राम आता है दिल खुश हो जाता है कि लोगों को अच्छे मशवरे मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अपने शुक्रिया। हिसाब से ये है कि सर्दियाँ आती हैं तो ज्यादातर आजकल दिलों में बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई गले भर जाते हैं, टोन्स हो जाते हैं, जी जी, और खराश बहुत सी, यानी कि गले के बहुत अमराज हो जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी डॉक्टर साहब से इसी हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, और डॉक्टर साहब ने बड़े तफसील से बताया इसके ऊपर। अब चलें वो मौसम सरमा का, हमारे वो कहने लगे मौसम सरमा है, गले बहुत ज़्यादा ख़राब रहने की शिकायत है। अभी हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि रात को दावत उन्होंने खाई, ऊपर से ठंडी बोतल पी ली, और कहने लगे कमाल है गला भी ख़राब हो गया। तो ये महज इत्तेफाक़ी वाक़या। देखिए ये ऑफ एंड ऑन है, कोई कंफर्म नहीं है। उसी महफिल में 100 अफराद है जी, एक को हो गया, तो आप देखना रेशियो क्या रहा, 1 या 2%, बहुत खूब है ना, 2 के ऊपर। ये लोग जो थे जिनकी इम्यूनिटी कम थी, इनके गले अमूमन ख़राब हो जाते थे,
ये तवज्जो इन चीज़ों का, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था इनका वो ये था कि ठंडी चीज़ें इनको सूट नहीं करती थी, तो इनको ख्याल रखना चाहिए। बाकी लोग सब चीज़ लोग हैं उसी मौसम में बैठे हैं, सबको खा पी रहे हैं, तो ये कोई आर्ट एंड फार नहीं है कि गले जो है वो ठंडी चीज़ों से ख़राब हो जाता है। हम लोग एहतियात करते हैं अपने तौर पर। इसकी वजह ये होती है कि ठंडी चीज़ें जो कोल्ड चीज़ें होती हैं हमारी जो नसें हैं इनको कॉन्स्ट्रक्ट कर देता है। जब कॉन्स्ट्रक्ट करेगा तो पेनफुल होगा, सफोकेशन होगी, तो इसलिए होता है। जबकि हॉट पानी जो है, हॉट चीज़ जो है वो रिलैक्स करती है, जो फ्लो को बढ़ाती है, सर्कुलेशन को बढ़ाती है, तो उससे बॉडी आपकी बकअप होती है। तो ये चीज़ें होती हैं, बाकी कोई नुकसानदेह में जितना ज़्यादा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन जो हमारी तरफ से वो ये कि जो लोग जिनका काम है पब्लिक स्पीकिंग का या जैसे खबरें पढ़ने का, बहुत ज़्यादा उनको आवाज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, उनके साथ बड़ी एवरी नाउ एंड देन प्रॉब्लम रहती है, तो बहुत ज़्यादा वो फिर जो है ना वल्नरेबल हो जाते हैं, जल्दी उनको चीज़ें इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। वो क्या कर सकते हैं? कोई प्रिकॉशनरी जो है? देखिए, मैंने कहा था ये गले के आसपास बड़ी चीज़ें अहम चीज़ें होती हैं जिससे हम बात कर रहे हैं, आवाज़ का आला, लिरिक्स कहते हैं, वो भी इसी के पास होता है। बिल्कुल वो सांस की नाली के साथ जो भी हम सांस लेते हैं पहले लिरिक्स बॉक्स में जाता है, वहाँ से वो एरिएट हो गया फिर आगे जाती है। ठीक है। बाद औक़ात ये होता है कि जो ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा हवा ले रहे हैं करें तो वो लिरिक्स में जाके ट्रैप हो जाती है, और वो मुसलसल ट्रैप होती है। अब क्या करती है, इरिटेशन हो जाती है। जब वो बार बार इरिटेशन होती है तो उसके अंदर वो जब हम बात करें ना, इसके वोकल कॉर्ड कहते हैं हम इससे, तो ये वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन जाते हैं, तो ये वोकल नोड्यूल कहते हैं। ये ज़्यादातर सिंगर्स में बन जाते हैं, तेज़ बोलने वाले स्पीकर्स में आ जाते हैं। तो वो जो नोड्यूल हैं वो बात का सर्जरी की तरफ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अगर ठंडा पानी है या कोई खट्टी चीज़ें हैं या कोई ऐसी चीज़ें जरासीम जो लग जाए, आपको एहतियात करनी पड़ती है। आप देखें ये लोग सिंगर्स हैं, या तो मेरा वास्ता पड़ा इन लोगों से, या तो वो कहते हैं ये ले लो, वो कुछ भी नहीं खा रहे हो कि नहीं हमारे गले ख़राब हो जाएंगे। गुलकार, मशहूर गुलकार मेहदी हसन साहब, मेरी एक साथ उनके साथ मीटिंग थे, हम बैठे हुए थे, तो कहने मैंने कहा संतरे रखे हुए हैं, वो नहीं खा रहे। भाई क्यों नहीं खा रहे? भाई गले भाई। और उनका एक मौके पे ऑपरेशन भी हुआ था, मैंने सुना था कि उनका वोकल नोडुल का ऑपरेशन हुआ। तो इतना एहतियात के बावजूद, तो लिहाजा उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा सिंगर थे, बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो हमें हर चीज़ जो है एक्सेसिव यूज़ रहे एहतियात करना, गले का भी मसला इससे। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़ी खुलकर आपने गुफ्तगू की और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। मेरा ख्याल है बहुत कुछ लोगों को समझने का मौका मिला होगा। जब भी आपके साथ गुफ्तगू होती है तो बहुत सारे ऐसे मामलों पर डिस्कशन होती है जो बड़े कॉमन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पाए जाते हैं। वेल जी, ये हमारा सेगमेंट था और सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुँचता है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।